वेलकम बाय माय यूट्यूब चैनल। चलते हैं, आज हम लोग पढ़ेंगे रासायनिक समीकरण चैप्टर जो हमारा है। रासायनिक समीकरण और अभिक्रियाएं जो पढ़ रहे थे हम लोग, रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। पिछले वीडियो में आपने देखा था हमारा जो रासायनिक अभिक्रिया क्या है, अभिकारक किसे कहते हैं, उत्पाद क्या है, नहीं, और रासायनिक समीकरण लिखने के क्या तरीके थे, रासायनिक समीकरण क्या है, नहीं, इस सब बारे में हम लोग चर्चा किए थे। आज हम लोगों को पढ़ना है मूल रूप से कि रासायनिक समीकरण से प्राप्त होने वाली सूचनाएं। आप रासायनिक समीकरण कोई भी देते हैं और उस समीकरण से आपको क्या क्या जानकारियां मिलती है, इसके बारे में हम लोग मूल रूप से चर्चा पहले करेंगे। समझिए सबसे पहले कि रासायनिक समीकरण से क्या क्या सूचना मिलती है। रासायनिक समीकरण से क्या क्या सूचना मिलती है, देखिए नंबर एक, रासायनिक समीकरण से हमें सूचना मिलती है अभिकारक और उत्पाद के संकेत की जानकारी। क्या मिलती है? उत्पाद के संकेत। जैसे देखिए, मैंने कोई भी समीकरण एक लिखते हैं हम, Na प्लस Cl, तो बनता है NaCl, यानी सोडियम और क्लोरीन। सोडियम और क्लोरीन को जब अभिक्रिया कराते हैं तो बनता है सोडियम क्लोराइड। सोडियम और क्लोरीन से अभिक्रिया कराते तो क्या बनता है? सोडियम क्लोराइड यानी नमक। तो यहाँ अभिकारक की जानकारी मिल गया और उत्पाद की जानकारी मिल गया कि उसके क्या क्या संकेत हैं, क्या क्या उसके सूत्र हैं। इसकी जानकारी हमको किससे मिलती है? समीकरण से। दूसरा है, वह बताता है कि कौन से पदार्थ भाग ले रहे हैं, इसमें कौन से पदार्थ भाग ले रहे हैं, इसकी जानकारी भी मिल जाता है। जैसे अगर आपसे कोई दे दे कि बताओ C+O2 तीर CO2, तो आप नहीं बता देंगे कि देखिए इसमें कार्बन और ऑक्सीजन भाग ले रहे हैं, नहीं। ये समीकरण देखने से आपको क्या मिल गया कि कौन कौन से पदार्थ भाग ले रहे हैं। फिर अब आपसे पूछता है कि प्रतिफल क्या बन रहा है, तो आप ये भी तो बता सकते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है। यानी समीकरण देखने से ये पता चला कि कौन कौन से पदार्थ भाग ले रहे हैं, क्या क्या बन रहा है। और तीसरा कि उसके सूत्र या संकेत क्या है। समीकरण देखने से क्या पता चला कि उसके सूत्र या संकेत क्या है। इसके अलावे अभिकारक और प्रतिफल में जो परमाणुओं की संख्या है, अभिकारक और प्रतिफल में जो परमाणुओं की संख्या है, मात्रा, इसकी भी जानकारी मिल जाती है। अब देखिए यहां C यानी कार्बन कितने हैं? 1। ऑक्सीजन O कितने हैं? 2। नहीं बन रहा है, तो अब देख रहा है ना कि कितने भाग ले रहे हैं। जैसे दूसरा उदाहरण लेते हैं, H2, हाइड्रोजन के कितने परमाणु? 2। क्लोरीन के कितने परमाणु? 2। तब बन गया 2HCl। हाइड्रोक्लोरिक के कितने अणु? 2। कितने अणु बने? तो ये जानकारी हमको किससे मिल गई? समीकरण से। किससे मिल गई? तो समीकरण से क्या क्या जानकारी मिली कि कौन कौन से पदार्थ भाग ले रहे हैं, क्या क्या बन रहा है, क्या क्या बन रहा है। इसके अलावे उसके संकेत क्या हैं, जो भाग ले रहे हैं उसके संकेत क्या हैं, और प्रतिफल जो बनते हैं उनकी संख्या, मात्रा की। इसके अलावे उसके मोलों की जानकारी मिलती है। किसकी जानकारी मिलती है? मोल की। मोल का मतलब हुआ कि उसमें कितने वजन है, कितने आयतन है, इन सारे चीजों की जानकारी मिलती है। अगर आपसे कोई पूछे कि बताइए रासायनिक समीकरण से आपको क्या क्या जानकारी मिलेगी, तो आप बताएंगे कि उसमें क्या क्या भाग ले रहे हैं, क्या क्या बन रहे हैं, उसके संकेत, उसके मोल, उसके आयतन, नहीं, और उसकी संख्या, इस सब की जानकारी हमको मिलती है। कोई डाउट? चलिए, तो हम लोग अभी तक पढ़ रहे थे कि रासायनिक समीकरण से हमें क्या क्या जानकारियां मिलती है। अब चलते हैं रासायनिक समीकरण के उपयोग। आखिर रासायनिक समीकरण लिखने से हमें क्या लाभ है, क्या फायदे हैं, है ना, ये ठीक है। इससे हमको क्या क्या जानकारियां मिलती है इसके बारे में। चलिए, इसके उपयोग क्या है कि लिखने से समय और कागज की बचत होती है। याद रखेंगे, रासायनिक समीकरण लिखने से हमें क्या होती है? याद रखेंगे, रासायनिक समीकरण लिखने से हमें क्या होती है? समय की बचत होती है और कागज की बचत होती है। किसकी होती है? समय और कागज की बचत। अब कहेगा वो कैसे? देखिए समझिए। अब अगर मान लीजिए, सपोज समझिएगा कि हम एक चीज लिखते हैं, शब्द समीकरण। क्या डालते हैं हम लोग? शब्द समीकरण। हाइड्रोजन के 2 परमाणु और
ऑक्सीजन के एक परमाणु मिलकर जल बनाते हैं। ये शब्द समीकरण है। ये क्या हमारा, लिखने में भी समय लगेगा, जगह भी ज्यादा लगेगा, लेकिन इसी चीज को अगर हम लिखें संकेत में H2 + O तीर H2O, तो समय की बचत नहीं हुई, समय की भी बचत हो गई, तुरंत लिखा भी गया, जगह भी कम लगा, नहीं लगा। तो समीकरण लिखने से फायदे क्या हुए हमको, कि समय की बचत हुई और जगह की बचत हुई। कोई दिक्कत? समीकरण लिखने से क्या फायदे, और जगह की बचत। दूसरा सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए हम लोग हिंदी में पढ़ते हैं और हिंदी का संकेत तो केवल भारत में ही मान्य है। क्या अन्य देशों में मान्य है? क्या अन्य देश वाले जानते हैं हिंदी पढ़ना? बहुत सारे देश नहीं जानते हैं। अब बताइए, तो फिर हम जो अगर लिखते हैं परीक्षा में और उस जगह पर, तो क्या वो मान्य होगा हमारा? नहीं होगा। लेकिन आप अगर ये संकेत वाला लिख देंगे, ऑल ओवर वर्ल्ड, माने पूरे संसार में इसकी मान्यता है। सबसे बड़ी बात तो यहाँ ये है कि हम लोग समीकरण लिखेंगे तो इससे क्या होगा कि पूरी दुनिया में ये मान्य होगी, पूरी दुनिया के लोग इसको समझते हैं, क्योंकि ये ग्रीक शब्द से ले जाता है, नहीं लिया जाता है। जो हम लोग क्लास 9th में पढ़े होंगे कि कैसे हम लोग, जैसे सोडियम को, सोडियम हमारी बोलचाल हिंदी की भाषा में सोडियम है, लेकिन उसका लैटिन भाषा क्या है? नेट्रियम। क्या है उसका? नेट्रियम। तो संकेत में देते हैं हम लोग N। क्या देते हैं उसको हम लोग? जैसे पोटेशियम, पोटेशियम हमारी हिंदी की भाषा में है, लेकिन उसको लैटिन भाषा में कहते हैं हम लोग क्या? के से संकेत करते हैं, नहीं? तो कैलियम, उसका क्या है? कैलियम है। उसी तरह से दूसरे भी हैं बहुत सारे, ठीक है? जैसे आप लोग, जैसे हम लोग यहाँ चांदी कहते हैं, लेकिन उसका संकेत क्या है? सिल्वर है, SI। उसका क्या संकेत? SI। क्या हमारा वो लैटिन भाषा से है ना? तो इसी तरह से ये जो आप देख रहे हैं, ये क्या देख रहे हैं आप? समीकरण जो देख रहे हैं, ये पूरी दुनिया में मान्य है। तो पहला तो आपको क्या हो गया कि कागज और जगह की बचत हुई, लिखने में समय बचत हुआ। दूसरा, रासायनिक समीकरण प्रतिफल की गणना करना भी आसान हो गया। अब देखिए ऐसे अगर कोई लिख दे कि हाइड्रोजन, क्या लिख दे? हाइड्रोजन और क्लोरीन मिलकर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनाते हैं। क्या लिख दे? हाइड्रोजन और क्लोरीन मिलकर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनाते हैं। अब बताइए, इसमें पता चल रहा है कि कितने उसकी परमाणु है, कितनी उसकी संख्या है? नहीं है। लेकिन अगर कोई संकेत जब लिखेगा, सूत्र समीकरण लिखेगा, तो लिखेगा H2 + Cl2 और 2HCl, नहीं लिखेगा रे। तो इसमें पता नहीं चल रहा है कि कितने उसके परमाणु हैं, कितने मोल हैं, नहीं है। तो इससे आपको क्या फायदा हुआ कि अभिकारक या प्रतिफल में द्रव्यमान की गणना हो गई कि कितने द्रव्यमान भाग ले रहे हैं। और तीसरा, पूरे विश्व में मान्य है। तो रासायनिक समीकरण लिखने से क्या क्या फायदे? तो नंबर 1 कि समय की बचत हुई, जगह की बचत हुई, पूरे विश्व में मान्य है। और तीसरा हमारा क्या हुआ? प्रतिफल और जो अभिकारक हैं उसके द्रव्यमान की गणना हो गई कि कितना मात्रा में भाग ले रहा है। अब आगे हमारा है रासायनिक समीकरण की सीमाएं। सीमाएं का मतलब होता है गलतियां। देखिए जो रासायनिक समीकरण लिखते हैं ना, देखिए फायदेदायक हैं, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ कमी रह जाती है। रासायनिक समीकरण लिखने में कुछ ना कुछ क्या रह जाती है? कमियां रह जाती है। अब ये कमी कहाँ रह जाती है, सो देखिए गलती कहाँ हो जाती है। तो नंबर 1 पहला है, रासायनिक समीकरण से अभिकारक और प्रतिफल के अवस्था की जानकारी हमें नहीं मिल पाती है। ठीक है, कोई समीकरण अगर लिखते हैं तो उससे हमें अवस्था की जानकारी नहीं मिल पाती है। जैसे देखिए H, अब ये क्या है? ठोस है, द्रव है, गैस है, प्लाज्मा है, किस अवस्था में भाई? ये तो मुझे मालूम ही नहीं है। चलो दूसरा लो, दूसरा कोई लो, क्लोरीन। ये किस तरह का है? ठोस, द्रव, गैस, किस तरह का है? इसकी अवस्था की जानकारी होती है? नहीं होती है। ठीक है, इसीलिए यानी कि ठोस, द्रव और गैस, इसकी अवस्था की जानकारी आपको समीकरण से नहीं मिल पाती है। ऐसे हम आगे पढ़ेंगे कि कैसे हम जानेंगे, उसके बारे में समझेंगे। लेकिन फिलहाल समझिए कि रासायनिक समीकरण देखने से आपको पदार्थ की अवस्था की जानकारी नहीं मिलेगी। कोई दिक्कत? दूसरा हमारा है, अभिक्रिया से उत्पन्न गैस की जानकारी नहीं मिलती है। कि अभिक्रिया हुआ, उसमें गैस निकल रहा है कि नहीं, यानी वो क्या है? उष्माक्षेपी है, उष्माशोषी है, इसकी जानकारी हमें नहीं मिल पाती है। किससे? समीकरण से। कोई समीकरण देख करके आप ये नहीं बता सकते हैं कि उसमें गैस की उत्पत्ति हो रही है। जैसे आप लीजिए
H2SO4 यानी ये क्या हमारा सल्फ्यूरिक अम्ल, किसका सूत्र है ये? सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4। और जब इसमें हमने दे दिया जिंक, क्या डाल दिया? चाहे दूसरा ले लीजिए, हाँ लीजिए H2SO4 है ना, इसमें हमने डाल दिया जिंक, ठीक है। और इसमें जब अभिक्रिया कराएंगे तो ये अभिक्रिया कर लेगी, बनाएगी ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन, है ना। लेकिन ये पता नहीं चल पाता है कि ये गैस की उत्पत्ति हो रही है या नहीं हो रही है, इसकी जानकारी भी हमें उसे नहीं मिल पाती है। अब चलते हैं, जानकारी नहीं मिल पाती है, इसके अलावा अभिकारक के पता नहीं चलता है कि उसकी दाब ताप की जानकारी भी हमको नहीं मिलता है कि उसमें दाब है कि ताप है, इसकी जानकारी भी हमें नहीं मिल पाता है। आगे वेग की जानकारी नहीं मिल पाती है, यह अभिक्रिया विस्फोटक है कि शांत वाला है, यानी कि अभिक्रिया होने के बाद कोई आवाज भी करता है कि नहीं करता है, इस सब की जानकारी आपको रासायनिक समीकरण से नहीं मिलेगा, ठीक है। रासायनिक समीकरण लिख देंगे तो आपको क्या क्या जानकारी नहीं मिलेगा? तो पदार्थ की अवस्था की जानकारी नहीं मिलेगा, पदार्थ के ताप की जानकारी नहीं मिलेगी, गैस की प्राप्ति हो रही है कि नहीं हो रही है, उसके वेग क्या है, विस्फोटक है स्थिति में किस तरह का है ना, इसकी जानकारी आपको नहीं मिलेगी। ये हो गई सीमाएं यानी गलतियां। सीमाएं का मतलब क्या हुआ? गलतियां, कुछ कमी, किसके? रासायनिक समीकरण के। कोई दिक्कत? तो अगर आपसे कोई पूछे कि रासायनिक समीकरण कि क्या क्या कमी है, क्या क्या सीमाएं हैं, कमी तो नहीं पूछेगा, पूछेगा सीमाएं, तो सीमाएं का मतलब ही याद रखिएगा, कमी पूछ रहा हमसे। क्या पूछ रहा हमसे? कमी। तो क्या क्या लिखेंगे हम लोग? पहला कि उसमें अभिकारक प्रतिफल की ठोस की अवस्था की जानकारी नहीं मिल पाती है, अभिक्रिया गैस की उत्पत्ति की जानकारी नहीं होती है, फिर उसे अभिकारक किस प्रकार का है, ताप दाब का पता नहीं चलता है, उसकी वेग, उसके विस्फोटक, एनी प्रॉब्लम। चलते हैं आगे की तरफ हम लोग। अब रासायनिक समीकरण को ना अभी तो आपने देखा, लेकिन इसको अधिक उपयोगी बनाने के लिए हम कुछ तरीके अपनाते हैं। कैसे जानेंगे कि वो ठोस है, कैसे जानेंगे कि वह उसमें ताप है कि नहीं है, इस सब की जानकारी के लिए हम फिर उसको अधिक तरीके से, एक अलग तरीके से हम लोग उसको हल करते हैं, ठीक है। जैसे देखिए, एक उदाहरण के तौर पर लेते हैं, जैसे एक समीकरण हम देते हैं आपको, अभी एक समीकरण दिए H है ना 2 प्लस Cl2 तीर 2HCl, है ना। अब देखिए, ये जो देख रहे हैं ये क्या है? गैस है, हाइड्रोजन क्या है? गैस। तो यहां पर ना अब अवस्था की जानकारी के लिए आप गैस के लिए ना G लगा सकते हैं। क्या लगा सकते हैं? गैस के लिए G। इसी तरह का ठोस हो, अगर कोई ठोस हो तो ठोस के लिए भी आप उसमें संकेत लिख सकते हैं, क्या? S। संकेत क्या लिख सकते हैं? S। इसी तरह से अगर कोई द्रव हो, लिक्विड, तो L लिख सकते हैं, ठीक है। और कोई विलयन हो तो AQ लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे हम लोग? AQ। समझ रहे हैं ना। तो कोई समीकरण में अवस्था की जानकारी के लिए क्या लिखेंगे हम लोग? तो ठोस के लिए S, ठोस के लिए S, द्रव के लिए L, लिक्विड, गैस के लिए G, कोई तरल हो तब क्या लिखेंगे? AQ। क्या लिखेंगे हम लोग? AQ, ठीक है। तो इस तरह से अवस्था की जानकारी के लिए हम लोग इस तरह से संकेत दे सकते हैं। अगर कहीं कहीं पर संकेत में ऐसे लिखा रहता है तो आप समझिएगा क्या है, वो हमारा ठोस है। जैसे एक और उदाहरण देते हैं, CaO, ये क्या हमारा? कली चूना, कल पढ़े थे। अब ये ठोस है तो यहाँ पर क्या रहेगा? S। अब समझ जाइएगा कि क्या लिखा हुआ है, ये ठोस अवस्था में है। किस अवस्था में है? ये ठोस में। अब इसको दिए हम लोग 2H2, ये दिए हैं लिक्विड, किस तरह में है हमारा? लिक्विड हो गया। ये L लिखा है तो समझ गए लिक्विड है, समझ रहे ना। तो इस तरह से समीकरण में अगर इस तरह के संकेत लिखा रहे तो उसकी अवस्था की जानकारी हो जाती है। पहला तो हमने देखा कि समीकरण में सामान्यता रहता नहीं है, लेकिन अधिक उपयोगी बनाने के लिए हमें लिखना पड़ता है। कोई दिक्कत? चलिए, दूसरा हमारा है कि उसमें अभिकारक में उत्पन्न गैस की उत्पत्ति हो रही है नहीं हो रही है, इसकी जानकारी। तो देखिए, कोई भी समीकरण लीजिए, H2SO4 आपने डाला, अगर आप इसमें जिंक डाल देंगे तो बनेगा ZnSO4 प्लस H2, हो गया। गैस उत्पन्न हो रहा है, अगर ऊपर की ओर तीर लगल मिल गया तो समझ जाइएगा कि गैस की उत्पत्ति हो रही है। समीकरण में अगर उत्पाद में अगर ऊपर की ओर तीर है
तो क्या समझिएगा, हो गया। अगर नीचे की ओर तीर हो गया तब क्या करेंगे, तो समझिएगा अवक्षेप की प्राप्ति हो रही है। ऊपर की ओर तीर रहेगा तो क्या समझेंगे, गैस की प्राप्ति। लेकिन अगर नीचे की ओर तीर रहेगा तो क्या समझेंगे, कोई दिक्कत। तो अवस्था के लिए क्या रहेगा, ठोस के लिए S, द्रव के लिए L, गैस के लिए G और तरल के लिए AQ। लेकिन अगर तीर ऊपर की ओर रहेगा तो गैस की प्राप्ति, और नीचे की तीर रहेगा तो कोई दिक्कत। तो दो बातें क्लियर हो गई। तीसरा अभी पूछ रहा था आपसे कि भाई संकेत इसके ताप और दाब का पता नहीं चलता है। चलिए इसके लिए भी है। देखिए कोई समीकरण है, जैसे हम भोजन करते हैं, मान लीजिए तो हम ग्लूकोज लेते हैं C6H12O6 लेते हैं ग्लूकोज, और इसको हम लोग वायु की उपस्थिति में, ऑक्सीजन की उपस्थिति में अभिक्रिया कराते हैं। नहीं तो हम जब अभिक्रिया कराते हैं तो बनता क्या है, 6CO2 प्लस 6H2O प्लस उष्मा। अब देखिए, अब ये उत्पाद है, ये क्या हमारा उत्पाद, इसमें उष्मा क्या हो रहा है, निकल रहा है ना, उष्मा निकल रहा है। तो उष्मा निकल रहा है तो इसको कहते हैं उष्मा क्षेपी। उष्मा निकलेगा तो कौन अभिक्रिया। लेकिन अगर अभिक्रिया कराने के लिए उष्मा देना पड़े, अगर अभिक्रिया कराने के लिए उष्मा देना पड़े, जैसे मान लीजिए N2 नाइट्रोजन प्लस O2 ऑक्सीजन, और इसको उष्मा देते हैं, उष्मा देते हैं, तब बनता है 2NO नाइट्रोजन ऑक्साइड, है ना। अब देखिए यहां उष्मा देना पड़ा है तो ये हो गया उष्मा शोषी। अगर किसी अभिक्रिया को कराने के लिए उष्मा देना पड़े तो उष्मा शोषी। अब तो समझ गया ना कि अभिकारक में उष्मा रहेगा तो उष्मा शोषी, और उत्पाद में उष्मा रहेगा तो उष्मा क्षेपी। कोई दिक्कत। तो हम देख रहे थे कि रासायनिक समीकरण को अधिक उपयोगी बनाने के कुछ तरीके। पहला तो देखा हमने रासायनिक समीकरण को क्या क्या कमी है, तो अवस्था की जानकारी नहीं मिला, उष्मा की जानकारी नहीं मिला, अवक्षेप की जानकारी नहीं मिला, नहीं वेग का पता नहीं चला, तापदाब का पता नहीं चला, नहीं, लेकिन उपयोगी बनाने का हमने कुछ तरीका ढूंढा। तो कैसा ढूंढा हमने, तो हमने देखा कि उसमें क्या क्या अवस्था रहेगा तो किस तरह से हम संकेत डाल देंगे। जैसे ठोस के लिए S डाल देंगे, समझ जाएंगे कि ठोस है। S लिखा अगर कहीं हो तो क्या समझेंगे, ठोस है। चलिए इसी तरह से अगर उत्पाद में उष्मा रहेगा तो उष्मा क्षेपी, अभिकारक में उष्मा रहेगा तो उष्मा शोषी, ठीक है। ऊपर की ओर तीर रहेगा तो यहां ऑब्जेक्टिव पूछता है कि अगर किसी समीकरण में अगर ऊपर की ओर तीर लगा रहे तो क्या समझेंगे, गैस की प्राप्ति हो रही है उत्पाद में। अगर नीचे की ओर तीर रहा तो क्या समझेंगे, ठीक है। चलिए लेकिन कभी कभी ना ऐसा भी रहता है तीर, तब इसका क्या मतलब हुआ। जैसे मान लीजिए आप जल लेंगे 2H2O तीर, है ना, और यहां अगर रहेगा 2H2 प्लस O2, इसका मतलब क्या हुआ, ये क्या है, उत्कर्मणीय और अनुत्कर्मणीय, यानी कि उलटना संभव है। इस अभिक्रिया का क्या करना है, उलटना संभव है। जैसे पानी को गर्म करेंगे तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन, और इसको ठंडा कर देंगे तो फिर से पानी नहीं हो जाएगी, पानी गैस को फिर से ठंडा कर देंगे क्या बन जाएगी, पानी। तो ऐसी अभिक्रिया को कहते हैं उत्कर्मणीय अनुत्कर्मणीय। देखिए संकेत ऐसा रहेगा चित्र, एगो तीर ऊपर में है, एगो तीर नीचे में है, तो क्या समझेंगे इसको, उत्कर्मणीय या अनुत्कर्मणीय। अर्थात इसका मतलब है कि इस अभिक्रिया को हम उलट सकते हैं, कोई दिक्कत। और ताप दाब के लिए कभी कभी ना तीर के ऊपर में लिखा रहता है दाब ताप इतना इतना, आगे हम लोग पढ़ेंगे समीकरण में। तो आप देख रहे थे रासायनिक समीकरण को अधिक उपयोगी बनाने के तरीके। तो अभी तक हमने पढ़ा अपने पाठ में कि पहला रासायनिक समीकरण लिखने से क्या लाभ है, तो जगह की बचत, समय की बचत, नहीं। इसके बाद हमने पढ़ा रासायनिक समीकरण की क्या गलतियां हैं और रासायनिक समीकरण को उपयोगी बनाने के क्या क्या तरीके हैं, कैसे हम लोग उसको जानेंगे। चलते हैं आगे, हमारा है तो हम लोग पढ़ रहे थे कि रासायनिक समीकरण के लिखने के तरीके और उससे प्राप्त होने वाली जानकारियां, उसकी कमी जो है उसको पूरा करने के तरीके। अब हमारा है कि रासायनिक समीकरण कुल कितने प्रकार के हैं, रासायनिक समीकरण, रासायनिक अभिक्रियाएं, ये सब कितने प्रकार की है। तो याद रखेंगे रासायनिक अभिक्रिया, जो रासायनिक अभिक्रिया होती है उसको हम कुल 10 भागों में बांटते हैं। कितने भागों में, 10 भागों में। अब कौन कौन है, कैसे हैं, इसकी बारी बारी से हम लोग चर्चा करेंगे। देखिए नंबर 1 हमारा है संयोजन अभिक्रिया। आपसे पूछेगा
कि संयोजन अभिक्रिया क्या है। तो संयोजन का मतलब होता है, याद रखेंगे, जुटना। संयोजन का मतलब जुटना। संयोजन, संयोग होना माने जुटना। जब दो छोटे छोटे परमाणु, जब दो छोटे छोटे परमाणु या अभिकारक जुड़कर एक भारी परमाणु का निर्माण करते हैं, बड़े परमाणु का निर्माण करते हैं, तो उसको कहते हैं संयोजन। कोई दिक्कत? अगर आपसे परीक्षा में पूछेगा, ऐसे ही सीधे पूछेगा कि संयोजन अभिक्रिया के कोई दो उदाहरण दीजिए, या संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो क्या बताएंगे आप? कि जब दो छोटे छोटे परमाणु जुड़ते हैं या दो बड़े भी परमाणु जुड़ते हैं और जुड़ करके एक भारी परमाणु, भारी यौगिक का निर्माण करते हैं, तो उसको क्या कहते हैं हम लोग? संयोजन अभिक्रिया। जैसे उदाहरण के तौर पर लीजिए कि C+O2 तीर CO2, ये क्या हो गया? संयोजन अभिक्रिया हुआ। ये कौन अभिक्रिया? संयोजन। जैसे N2+O2 तीर 2NO, ये कौन सा अभिक्रिया हुआ? संयोजन अभिक्रिया हुआ, नहीं हुआ? जैसे इसी तरह से मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन तीर MgO2, ये क्या हुआ? संयोजन अभिक्रिया। Na+Cl, ये क्या है? NaCl, ये क्या हो गया? संयोजन अभिक्रिया। तो संयोजन मतलब समझ गए ना? कोई दिक्कत? संयोजन किसे कहेंगे? जब दो छोटे छोटे परमाणु आपस में जुड़ते हैं और जुड़ करके एक बड़े परमाणु, एक बड़े यौगिक का निर्माण करते हैं, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? संयोजन अभिक्रिया। कोई दिक्कत? लेकिन याद रखेंगे दोनों अभिकारक का जो गुण होगा वह उत्पाद के गुणों से क्या होंगे? भिन्न होंगे, अंतर हो जाएंगे, दोनों के मूल गुण नहीं रह पाएंगे, तो उसको कहेंगे हम लोग। ठीक है, ऐसा कोई दिक्कत? चलते हैं आगे। दूसरा हमारा है वियोजन अभिक्रिया। वियोजन का मतलब होता है टूटना। वियोजन का मतलब टूटना। जब कोई भारी यौगिक टूटकर छोटे छोटे परमाणुओं में विभक्त हो जाते हैं, तो उसे कहते हैं वियोजन। वियोजन का मतलब टूटना। जब कोई भारी यौगिक है, जैसे मान लीजिए भारी पत्थर है, क्या उसको पटक दीजिए तो 4 टुकड़ा हो गया, ये तो वियोजन। वियोजन का मतलब टूटना। वियोजन का मतलब, इसको वियोजन अभिक्रिया भी कहते हैं या अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। जब वैसी यौगिक जिसमें टूट करके परमाणु छोटे छोटे अणुओं में क्या हो जाते हैं? बदल जाते हैं, तो इसको क्या कहते हैं हम लोग? वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर लीजिए कि अभी आपने देखा था, क्या था ये? 2H2O, एक भारी यौगिक है, समझिए, जल क्या हमारा? यौगिक। अब इसको आप गर्म कर देंगे, जैसे गर्म करेंगे तो ये टूटेगी। किसमें टूटेगी? तो हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में। तो ये हमारा कौन अभिक्रिया हुआ? वियोजन अभिक्रिया। कौन अभिक्रिया? वियोजन। कोई दिक्कत? इसी तरह से चीनी लीजिए। चीनी का सूत्र क्या होता है? C12H22O11। ठीक है ना? अब इसको क्या करेंगे? एक परखनली में लग करके इसका गर्म कीजिए, तो ये कार्बन में बदल जाएगा। पहले किस में बदल जाएगा? कार्बन में, और फिर जल में बदल जाएगा, H2O में, है ना? अब ये फिर से H अलग हो जाएगी, इसको गर्म कर देंगे, ठीक है, ये अलग हो जाएगी, तो तीनों टूट गई। ये हम लोग क्लास 8 में भी पढ़े होंगे या 9th में पढ़े होंगे, नहीं? यानी कि जब चीनी को हम लोग क्या करेंगे? गर्म करेंगे, तो चीनी का ठोस रूप कार्बन हो जाएगी और वो जल वाष्पित हो जाएगी, और जल फिर अलग हो जाएगी। जल फिर क्या हो जाएगी? अलग हो जाएगी। तो इसको करेंगे हम लोग, फिर तोड़ देंगे जल को, तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन बदल जाएगी। यानी चीनी कार्बन में, हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में क्या हो जाती है? टूट जाती है। टूट जाती है, तो इसको क्या कहते हैं हम लोग? वियोजन। क्या बोलेंगे हम लोग? वियोजन। तो संयोजन समझ गए, वियोजन समझ गए। संयोजन अभिक्रिया, जब दो छोटे छोटे परमाणु आपस में जुड़ करके एक बड़े यौगिक का निर्माण करते हैं, तो उसे कहते हैं हम लोग संयोजन। अब वियोजन किसे कहेंगे? तो जब जो छोटे छोटे परमाणु, सॉरी, एक भारी यौगिक टूटकर छोटे छोटे में बदल जाते हैं, तो उसको कहते हैं हम लोग वियोजन। तो जुड़ेगा तो संयोजन और टूटेगा तो वियोजन। तीसरा हमारा है विद्युत अपघटन। अब विद्युत अपघटन किसे कहते हैं? यानी विद्युत धारा देने पर, विद्युत धारा देने पर अगर कोई परमाणु टूटता है, देखिए अपघटन का मतलब भी हुआ टूटना, लेकिन यहाँ विद्युत धारा देने पर टूटेगा, तो उसको कहेंगे हम लोग विद्युत अपघटन। जब किसी पदार्थ में, किसी यौगिक में विद्युत धारा देंगे, विद्युत धारा देने के बाद अगर टूट जाए, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? विद्युत अपघटन। जैसे एक उदाहरण लीजिए, जैसे एक उदाहरण लीजिए आप जल का। अब एक क्या करेंगे, एक मतलब
मशीन लीजिए, यंत्र कोई, या जल ले लीजिए, जल ले लीजिए इसमें, क्लियर। इसमें जल में क्या करेंगे, एक डालिए परखनली, अब इसमें विद्युत धारा डालिए, जैसे डालिएगा तो देखिएगा ये टूटने लगा, और दो परखनली में अलग अलग, एक में जाकर के हाइड्रोजन जमा हुआ, एक में ऑक्सीजन जमा हुआ, है ना। तो आपने देखा जल जो है विद्युत धारा देने के कारण या क्या हो गया, दो भागों में टूट गया, तो इसको कहेंगे विद्युत अपकरण, क्योंकि विद्युत धारा देने से टूटा है। अब यहां से एक और क्वेश्चन आपसे पूछता है कि जल को जब हम तोड़ते हैं तो दोनों परखनली में जो प्राप्त गैस है उसमें आयतन में अंतर होता है, दोनों परखनली में जो गैस जमा हुई तो दोनों में अंतर होता है, क्यों, एक में ज्यादा गैस होता है, एक में कम होता है, क्यों, इसलिए क्योंकि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से गैस बना है, लेकिन हाइड्रोजन के कितने अणु, दो परमाणु, ऑक्सीजन के कितने परमाणु, एक, जब टूटेगा तो स्वाभाविक से हाइड्रोजन ज्यादा मिलेगा, ऑक्सीजन क्या मिलेगा, कम मिलेगा, इसलिए दोनों परखनली में एक में जिसमें हाइड्रोजन जमा होता है उसमें क्या होती है, गैस की संख्या ज्यादा होती है, जिसमें ऑक्सीजन जमा होता है उसमें गैस की संख्या कम होती है, नहीं आधा का अंतर होगा। इसीलिए जब हम लोग जल का वैद्युत अपघटन करते हैं तो एक परखनली में क्या होते हैं, गैस कम मिलते हैं और एक में क्या मिलते हैं, ज्यादा मिलते हैं। तो हम बता रहे थे कि जब हम लोग क्या करते हैं, गैसों का द्रव का, यानी कि द्रव को हम जब वैद्युत अपघटन करते हैं तो उससे हमें क्या प्राप्त होती है, दो प्रकार की गैस प्राप्त होती है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। दोनों के परखनलियों में देखेंगे तो आयतन के हिसाब से देखा जाए तो एक में ज्यादा और एक में कम होती है, इसलिए कम होती है क्योंकि जल जो होती है वह हाइड्रोजन के दो परमाणु और ऑक्सीजन के एक परमाणु के जुड़ने से बनी होती है। चलते हैं तीसरा, हमारा चौथा है एकल विस्थापन अभिक्रिया। अब देखिए एकल विस्थापन का मतलब होता है कि अभिक्रिया के बाद एक ही पदार्थ बाहर निकलेगा, अभिक्रिया के बाद एक पदार्थ क्या हो जाएगी, बाहर निकल जाएगी, इसको कहते हैं हम लोग एकल विस्थापन। क्या बोलेंगे, अब कहिएगा सर नहीं समझे एकल विस्थापन, समझिए फिर से। जैसे एक उदाहरण लीजिए, आप लेंगे FeSO4, ये क्या हमारा फेरस सल्फेट का विलयन है। अब इसमें हम डाल देते हैं Zn, जिंक, क्या डाल देंगे, जिंक, तो ये अभिक्रिया कर लेगी इससे, किससे, जिंक से, बनाएगी ZnSO4 और Fe को क्या कर देगी, ये बाहर कर देगी, ठीक है। तो यहाँ ये ठोस के रूप में बाहर हो गया, ये पदार्थ ये निकल गया, इसको कहते हैं हम लोग एकल विस्थापन। क्या बोलेंगे हम लोग, एकल विस्थापन। अभिक्रिया के बाद एक पदार्थ क्या हो गई, बाहर आ गई, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, एकल विस्थापन। इसी तरह से कोई दूसरा लीजिए, जैसे आप कॉपर सल्फेट का विलयन लीजिए CuSO4, अब इसमें आप डालिए Fe, लोहा, जैसे डालेंगे तो लोहा जो है ना वो क्या करेगी, सल्फेट से अभिक्रिया कर लेगी और कॉपर को क्या कर देगी, विस्थापित कर देगी, इसी को कहते हैं हम लोग एकल विस्थापन। तो जितने समीकरण हैं इसकी परिभाषा याद, जितनी अभिक्रियाएं हैं उसकी परिभाषा याद रखिए और उसके उदाहरण आप याद रखिए, ठीक है, परिभाषा और उदाहरण आप याद रखिए तो आपको जानकारी मिल जाएगी कि क्या क्या कैसे है। अब यहां से फिर क्वेश्चन आपसे पूछता है कि बताइए तांबे और लोहे में कौन ज्यादा अभिक्रियाशील हुआ, तांबा और लोहा में कौन ज्यादा अभिक्रियाशील, तो आपने देखा कौन, लोहा अभिक्रियाशील ज्यादा हुआ, तब नहीं सल्फेट से अभिक्रिया कर लिया, नहीं तो कॉपर अगर ज्यादा, कॉपर माने तांबा अगर ज्यादा क्रियाशील होता तो क्या लोहा इससे अभिक्रिया कर पाता, नहीं कर पाता। जैसे अब यहां देखिए फेरस सल्फेट का विलयन, लोहा का विलयन, इसमें जस्ता हमने डाला तो जस्ता लोहा से ज्यादा क्रियाशील है, इसीलिए जस्ता ना सल्फेट से क्रिया कर लिया और लोहा को क्या कर दिया, विस्थापित कर दिया, समझ रहे ना। तो आप समझ गए कि कौन ज्यादा क्रियाशील हुआ, लोहा, और लोहा और जस्ता में कौन, तो जस्ता, क्लियर। लेकिन यहां से यह भी पूछता है कि विलयन का रंग भी बदलता है, विलयन का क्या होता है, रंग बदलता है, आखिर क्यों, तो याद रखेंगे, देखिए जब फेरस सल्फेट का विलयन का रंग था तो हल्का हरा होता है, फेरस सल्फेट का विलयन रहेगा तो कैसा रहेगा, हरा रहेगा, ठीक है। लेकिन कॉपर सल्फेट का जब विलयन हो जाएगा तो हल्का भूरा होता है, कैसा होता है, भूरा, ठीक है। तो आप देख रहे थे, नहीं सॉरी गलत हो गया, जब कॉपर सल्फेट का विलयन रहेगा ना तो उसका नीला रंग होगा, कैसा रंग होगा, नीला।
लेकिन जैसे ही वह फेरस सल्फेट का विनिमय बनेगा, ये रहेगा नीला और ये हो जाएगा कैसा, हरा। ठीक है, किसके कारण, विस्थापन होने के कारण। किसके कारण बदल गया रंग, आपसे पूछेगा कि कॉपर सल्फेट के विलयन में जब लोहे की कील डालते हैं तो उसके रंग में परिवर्तन क्यों आती है, इसलिए क्योंकि वहां पर लोहा सल्फेट से अभिक्रिया करके कॉपर को विस्थापित कर देती है। लोहा सल्फेट से अभिक्रिया करके कॉपर को विस्थापित कर देती है, इसीलिए उसका रंग नीला से कैसा हो जाता है, हरा हो जाता है। कोई दिक्कत, इसी तरह से और सारे उदाहरण होते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत। तो हम लोग पढ़ रहे थे अभी तक एकल विस्थापन अभिक्रिया। आगे हमारा है 5वां नंबर, वह है उभय विस्थापन अभिक्रिया। अब उभय क्या हुआ, तो उभय का मतलब होता है दोनों। उभय का मतलब दोनों, अब विस्थापन का मतलब विस्थापन, यानी दो दो विस्थापन की अभिक्रियाएं चलेगी एक साथ। उभय विस्थापन का मतलब दो दो विस्थापन की अभिक्रिया एक साथ चलेगी, तो उसको कहेंगे हम लोग उभय विस्थापन। अर्थात इसको परिभाषा के हिसाब से अगर लिखा जाए तो वैसी अभिक्रिया जिसमें अभिकारक में उपस्थित परमाणुओं के मुल्कों का विनिमय होता है, परमाणुओं के मुल्कों का विनिमय होता है, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, उभय विस्थापन अभिक्रिया। किस ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिकारक में उपस्थित परमाणुओं के मुल्कों का क्या होता है, विनिमय होता है। विनिमय का मतलब होता है बदला बदली होता है, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, उभय विस्थापन अभिक्रिया। जैसे देखिए एक उदाहरण लेते हैं हम लोग, FeS यानी फेरस सल्फेट हो गया। अब इसको हम ना H2SO4 से अभिक्रिया कराते हैं। क्लियर। अब देखिए यहाँ अभिकारक है, ये भी अभिकारक है, इसमें भी दो परमाणु है, इसमें भी दो परमाणु है, मान लीजिए। अब ये दोनों क्या करेंगे, जब अभिक्रिया करेंगे तो देखिए FeSO4 से अभिक्रिया कर लेगी, बनाएगी FeSO4, और इसमें से फिर एक इसके साथ अभिक्रिया करेगी और बनाएगी H2S। क्या बनाएगी, H2S। अब देख रहे हैं ना, देखिए पहले वाले अभिकारक से एक परमाणु दूसरे वाले अभिकारक के एक परमाणु के साथ अभिक्रिया हो गया, बदला बदली हो गया, और इसके दूसरे से इसके पहले वाले के साथ अभिक्रिया हो गया, नहीं हो गया, तब बदला बदली नहीं हुआ। इसका एक परमाणु इसके साथ अभिक्रिया, इसका एक परमाणु इसके साथ अभिक्रिया कर लिया, ये बदला बदली, इसको कहते हैं हम लोग उभय विस्थापन अभिक्रिया। जब बदला बदली होगा तो क्या बोलेंगे हम लोग, उभय विस्थापन अभिक्रिया। कोई दिक्कत। इसी तरह से और सारे उदाहरण हैं, जैसे मान लीजिए दूसरा NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड, दूसरा लेते हैं हम लोग AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट। क्लियर। अब दोनों को आप अभिक्रिया कराएंगे तो इसका वाला एक यानी Cl Ag के साथ अभिक्रिया करेगा, AgCl बनाएगा सिल्वर क्लोराइड, और ये NaNO3 के साथ क्या कर लेगा, अभिक्रिया करेगा और बनाएगा NaNO3। क्या बनाएगा। अब देखिए यहां पर पहले वाले जो अभिकारक हैं इसके एक परमाणु दूसरे वाले के साथ एक परमाणु के साथ अभिक्रिया कर लिया, बदल बदल बदला कर। अब ई कहा इसको, रे भाई एगो तू आ जाओ हमारे साथ, ई कहा था तोरे पास एगो है सो हमको दे दो, नहीं बदल बदल लेते हैं, तो इसी को कहते हैं हम लोग उभय विस्थापन अभिक्रिया। तो अभी तक हम कुल 5 अभिक्रिया की चर्चा किया। पहला किया संयोजन अभिक्रिया, वैसी अभिक्रिया जिसमें दो छोटे छोटे पदार्थ जुड़कर एक भारी यौगिक बनाते हैं, तो उसको कहते हैं हम लोग संयोजन अभिक्रिया। क्लियर। जैसे C+O2 CO2, क्लियर, H2+O3 H2O। दूसरा हमने देखा वियोजन अभिक्रिया, कि वैसी अभिक्रिया जिसमें एक भारी यौगिक टूटकर छोटे छोटे परमाणु में बदलते हैं, तो उसको कहते हैं हम लोग वियोजन अभिक्रिया। जैसे हमने जल को तोड़ा, वियोजन अभिक्रिया। क्लियर। अब चलते हैं हम लोग, तीसरा है विद्युत अपघटन अभिक्रिया। जब विद्युत धारा देते हैं और परमाणु टूटता है तो उसको कहते हैं हम लोग विद्युत अपघटन अभिक्रिया। नहीं, जैसे अभी जल में हमने विद्युत धारा प्रवाहित किया था, हाइड्रोजन ऑक्सीजन में टूट गया। चौथा देखा हमने एकल विस्थापन, और पांचवा देखा हमने उभय विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, इसके उदाहरण हमने देखा और इससे जुड़े हुए कुछ क्वेश्चन जो परीक्षा में आते हैं उसको देखे। तो आज के लिए इतनी ही रहेगा, कल हम लोग देखेंगे और क्या सब हम ही बताते जाएं। आप जो देख रहे हैं ना हमारे वीडियो, उसके नीचे देखिए लिखा हुआ है SUBS, है ना, देख रहे हैं ना, क्या है, सब्सक्राइब। फटाक से उस पर टिपो तो
चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर हमारी चैनल से सीख मिलती हो तो। आज के लिए इतने ही, बाकी देखेंगे कल। जय हिंद, जय भारत।